मैं घनश्याम के सौरानी इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को संविधान क्या है ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आज मैं प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। प्रस्तावना को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे उद्देशिका कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ये परीक्षा में भी पूछा गया है कि संविधान की आत्मा क्या है। इसमें आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा है। ग्रेविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें तो संविधान की आत्मा हमारी प्रस्तावना है, क्योंकि संविधान के उद्देश्य, संविधान के दर्शन हमारी प्रस्तावना से परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान बना हमारे महापुरुषों के अथक प्रयासों के कारण। ये अथक प्रयासों का परिणाम है। जो संविधान की प्रस्तावना में उनके विचार, वो कैसे भारत चाहते थे, वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो आगे भारत को कैसे बनाना चाहते हैं, वो सारी बातें प्रस्तावना में दिखाई देती हैं। अगर हम कहें कि प्रस्तावना की उपज ये 13 दिसंबर सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया है उससे मानी जाती है, जिसके कारण इसे इसकी उद्देशिका भी कहते हैं। आप कहें इसके महत्व को देखते हुए अगर हम कहें संविधान प्रस्तावना हमारे संविधान को एक दिशा देती है, हमारी व्यवस्था को एक दिशा देती है। कैसे भारत हमें बनाना है, कैसा भारत को आगे संचालित करना है, हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, हमारे सरकार का स्वरूप क्या हो, ये सारी चीज़ें प्रस्तावना में निहित है। जहाँ तक प्रस्तावना की बात है, अगर हम इसके मूल तत्वों में जाएं तो हम देखते हैं प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये हमारी एकता को मजबूती प्रदान करती है। पूरा भारत एक है। वो प्रशासनिक व्यवस्था सुविधा के लिए राज्यों को अलग की अनेक राज्य बनाए गए हैं, वो अलग बात है। संप्रभुता दिखाई देती है, मिलती है। सन 1947 के पहले हम अपने आप को संप्रभु नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि सन 1947 के पहले हमारे देश की जो कानून बनता था, नीतियाँ बनती थी, वो ब्रिटेन से बनती थी और ब्रिटेन से शासित होता था हमारा भारत। लेकिन आज जो नीतियाँ, कानून, योजनाएं बनती हैं वो हमारे लोगों द्वारा बनती हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनती हैं। अब हम किसी बाह्य दबाव से या हमारी सरकार किसी बाह्य दबाव से अपनी आंतरिक नीतियाँ, योजनाएं, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो हम पाते हैं कि व्यवहारिक रूप से आज भी हमारी नीतियाँ, जैसे आर्थिक नीतियाँ की बात ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं किसी विदेशी संस्थाओं या देशों के दबाव में बनती है। जैसे अगर हम कहें एलपीजी की बात ले लो, एफडीआई की बात ले लो, आप ये सारी चीज़ें हम दिखाई देती हैं, क्योंकि दुनिया के व्यवस्थाओं के साथ हमें जुड़े रहना है तो उनकी अनेक संगठनों की बातें भी हमें मानकर चलनी होती है। फिर हमारा समाजवादी स्वरूप है। हमारा समाजवादी स्वरूप ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के विचारों एवं गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। हालांकि हमारे पूरे संविधान में हमारे पूरे महापुरुषों का विचार परिलक्षित होते हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ज़्यादातर संविधान में जो प्रभावित है वो गांधी जी के विचारों या नेहरू जी के विचारों से प्रभावित है। हमारी अर्थव्यवस्था में भी 2 प्रकार के विचार दिखाई देते हैं। हमारी शासन व्यवस्था में भी विचार दिखाई देते हैं। ग्रामीण भारत, शहरी भारत, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग में भी 2 विचारधाराएं दिखाई देती हैं। इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, ये विचारधारा भी हमें गांधी जी, नेहरू जी की विचारधाराओं से प्रभावित दिखाई देती हैं। हमारा समाजवाद जो है वो मार्क्स की समाजवाद की तरह नहीं है कि संसाधनों का समान वितरण कर दिया जाए। हमारा समाजवाद नेहरू गांधी जी के विचारों से प्रभावित समाजवाद है, जो ये मानता है कि जो हमारे संसाधन हैं
उनका वितरण इस प्रकार हो कि लगभग जो हमारे देश में अमीर और गरीब की खाई बनी हुई है वो कम से कम हो, और साथ साथ मूलभूत सुविधाएं रोज जैसे रोटी कपड़ा मकान सभी के पास हो, और धन का जो केंद्रीकरण है कुछ हाथों में सिमट कर न रह जाए। हमारे समाजवाद में ऐसा व्यवस्था की गई। फिर पंथ निरपेक्ष स्वरूप, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आप जानते हैं भारत में अनेक धर्म जाति वर्ग के लोग रहते हैं। पंथ निरपेक्ष स्वरूप ये सुनिश्चित करता है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी, या धर्म मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। धर्म व्यक्ति की अंतःकरण का विषय है, वो धर्म किसी माने या ना माने इसके लिए भी स्वतंत्र है, जिसे सुनिश्चित हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। फिर हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो ये विचार का विषय था कि हम किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाएं। लोकतंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अगर हम कहें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्ज़रलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां जनता की योजनाओं, नीतियों और कानूनों में सीधे भागीदारी होती है। सरकारें जो भी कार्य करती हैं जनता की राय से करती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे देश में संभव नहीं थी, क्योंकि एक हमारे देश में जिसमें जागरूकता की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें नहीं थी। एक बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की। इस विचार को हमारे देश में नहीं अपनाया गया। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और एक संसदात्मक लोकतंत्र। हमने संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है। संसदात्मक लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार को सुनिश्चित करता है। साथ साथ एक हमने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि ये व्यवस्था हमें विरासत में मिली थी। हम नई व्यवस्था ढालने के स्थिति में तुरंत नहीं थे और हमें एक उत्तरदायी सरकार की, एक जवाबदेह सरकार की ज़रूरत थी। हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतंत्र का आशय है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, अब्राहम लिंकन के अनुसार। आज हमारे देश का शासन किसी व्यक्ति द्वारा, विशेष द्वारा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने निर्वाचित किए गए व्यक्तियों द्वारा होता है। जैसे पहले ये निश्चित होता था, वंशानुगत शासक होता था। जैसे आप मुग़ल शासन की बात ले लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारी चीज़ें निश्चित थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राष्ट्राध्यक्ष या शासक को ही होंगे जो देश की जनता चाहेगी। फिर जो हमारा गणराज्य रिपब्लिक भारत, अब वंशानुगत शासक नहीं होगा, अब निर्वाचित शासक होगा। अब वही शासन करेगा जिसे जनता निर्वाचित करेगी। एकता और अखंडता, अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जहां अनेक लोग रहते हैं। हमारा प्रस्तावना संविधान की सब में को साथ मिलकर रहने की बात करती है। अखंड भारत के अनेक राज्य प्रशासनिक सुविधाओं, राजनीतिक सुविधाओं के लिए तो बांटे गए हैं, लेकिन किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। न्याय, हम 1947 के पहले अन्याय के शासन में थे। उसी व्यवस्था से हमें उबरना था। इसके लिए हमने न्याय को अपनाया है, और न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में व्याख्या की गई है। ये न्याय इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, अगर हम कहें सामाजिक न्याय, देश में अनेक लोग हैं, अनेक समाज में स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, अनेक जाति, धर्म, गरीब, अमीर, सबके साथ सरकार बराबर का व्यवहार करेगी। आर्थिक न्याय, देश के जो संसाधन है सबका अधिकार है उसमें, और सबके सरकारी अवसर हैं, सबको अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक न्याय, प्रत्येक देश के नागरिक को निर्वाचन में भाग लेने का, मतदान करने का, राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार मिला हुआ है। फिर प्रस्तावना हमारी सुनिश्चित करती है समता को। समता, हम सब समान हैं, हम सब एक हैं, कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव सुनिश्चित, हाँ, सकारात्मक भेदभाव
की अनुमति हमारा संविधान देता है। समाज में अनेक कमज़ोर वर्ग हैं, उन्हें कुछ समय के लिए, उनको उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं जो अनेक अनुच्छेदों में सुनिश्चित है। स्वतंत्रता, भारत का प्रत्येक नागरिक, अगर हम कहें, अपने विचार और अभिव्यक्ति और धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्र है, जो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से 28 तक सुनिश्चित होती है। बंधुत्व, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सबको भाईचारा से मिलकर रहने की इजाज़त हमारा संविधान देता है, हमारे प्रस्तावना में वो निहित है। व्यक्ति की गरिमा, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 से सुनिश्चित होती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में देश को प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उसकी गरिमा में सम्मान के मामले में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये हमारे प्रस्तावना में निहित है और ये सारी चीज़ें हमारे प्रस्तावना को एक दिशा देती हैं, प्रस्तावना को महत्वपूर्ण बनाती हैं। फिर प्रश्न ये बनता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? यह प्रस्तावना हमारे संविधान के भाग है या नहीं, ये विवाद और विचार का विषय रहा। आप लोग जानते हैं, न्यायपालिका ने समय समय पर इस पर अपने व्याख्या की है। संविधान हमारा अनेक जगहों पर खामोश है और जहाँ संविधान खामोश है, उस खामोशी को तोड़ने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। सन 1960 बेरुबारी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायपालिका ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सन 1965 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार में इसकी व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई। 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार ने प्रस्तावना के महत्व को दर्शाया गया और माना गया ये संविधान की आत्मा है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार से इसकी स्थिति एकदम स्पष्ट हुई है, जिसमें निर्णय ये दिया गया है कि अन्य संविधान के भागों की तरह प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है, इसमें भी संशोधन हो सकता है, लेकिन हमारे संविधान का मूल ढांचा किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए। और आज स्थिति है कि हमारे प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और हुआ भी है। आप लोगों ने देखा 1976 42वां संविधान संशोधन, बड़े पैमाने पर संविधान में फेरबदल हुए थे, जिसमें प्रस्तावना में भी फेरबदल हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और आज यही हमारे देश में स्थिति बनी हुई है। थैंक यू। आज मेरा क्लास यहीं तक रहेगा।